हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस की यूनिट 8 की, जिसका नाम है भारतेंदु युग और हमारी ये क्लास है क्लास 37। इससे पहले हमने 1 से 36 तक की क्लास देख ली थी। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है या आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, ऑडियो क्लास और इसके अलावा 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो अगला अध्याय है अध्याय 8, आधुनिक काल का भारतेंदु युग। आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल साहित्यिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। तो साहित्यिक दृष्टि से आधुनिक काल को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक नई विधाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान रहा है। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मतलब आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह काल खड़ी बोली, ब्रजभाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। अब देख लेते हैं इस अध्याय में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है आधुनिक काल का परिचय सबसे पहले, फिर हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के बारे में, फिर 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उसके बाद भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत में पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिकता की अवधारणा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और अगर आपने अपना जो सिलेबस है या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। पूरी यूनिट के साथ आप बने रहिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, अपने आधुनिक काल का परिचय। आधुनिक काल का परिचय। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। तो भारतीय इतिहास का जो आधुनिक काल है वह 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और साहित्य में आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वह भारतेंदु युग से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक मानी है। आधुनिक काल को विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक काल, मिश्र बंधु वर्तमान काल तथा गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल नाम देते हैं। आधुनिक काल में साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जन जीवन के निकट आया एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी आरंभ हुई। यह राष्ट्रीय चेतना का काल कहलाया। राष्ट्रीय चेतना का काल कौन सा है? आधुनिक काल। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य हमारा अगला टॉपिक। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ। इसके विकास में कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका प्रमुख रही। लल्लू लाल जी ने, प्रेम सागर सदल मिश्र ने, नासिके तोपाख्यान सदा सुखलाल ने, सुख सागर और इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी रचनाकारों ने साहित्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा से संबंधित अनेक रचनाएं लिखी हैं। ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने श्रृंगार रसमंडन की रचना ब्रज भाषा गद्य में की। इसके बाद 2 वार्ता ग्रंथ लिखे गए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। दोनों रचनाओं के रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता 17वीं सदी में लिखी गई। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है, जबकि 200 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई। इसमें गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अष्टयाम की रचना नाभादास ने की है।
इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य है। गद्य लेखन का सम्यक प्रचार प्रसार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं व उनके रचनाकार। रचनाएं और रचनाकार देखते हैं तो श्रृंगार रसमंडन गोसाई विट्ठलनाथ की है। अष्टयाम नाभादास की है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है। 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है। अगहन महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल की है। वैशाख महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल की है। बैताल पचीसी ये सूरती मिश्र की है। तो बैताल पचीसी पर भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 84 वैष्णवन वार्ता और 200 वैष्णवन वार्ता पर भी। तो ये सारी रचनाएं हैं और इनके रचनाकार थे। तो पहले ही टॉपिक के अंतर्गत है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा है। खड़ी बोली गद्य की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है चंद छंद वर्णन की महिमा है। यह कवि गंग द्वारा लिखी गई है। चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक के रचनाकार कवि गंग हैं। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वाशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। निरंजनी जी के गद्य से स्पष्ट है कि मुंशी सदासुखलाल एवं लल्लू लाल से पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। लल्लू लाल ने उर्दू खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए हैं। इन्होंने प्रेम सागर में विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद किया है। सदल मिश्र बिहार के निवासी थे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान लिखी। कौन? सदल मिश्र ने। मुंशी सदासुखलाल दिल्ली के निवासी थे। इन्होंने विष्णु पुराण से प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं है। इन्होंने सुख सागर में श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद किया है। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया। 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया और 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। तो यह था राजा लक्ष्मण सिंह का। हिंदी के रक्षकों में बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय भी शामिल थे। उर्दू के पक्षपातियों से उन्होंने बराबर संघर्ष किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की दो शैलियां विद्यमान थी। एक तो उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त खिचड़ी हिंदी भाषा जिसका प्रतिनिधित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम वर्ग अपनाया। इंशा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली उजड़ने के बाद लखनऊ चले गए। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना संवत 1855 से 1860 ईस्वी के बीच की। हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में इंशा अल्लाह खां जी की भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। इन चारों लेखकों का रचना काल लगभग 1800 ईस्वी के आसपास है, इसलिए हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी के आसपास ही समझना चाहिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार प्रकाशित किया। इस पत्र की भाषा में उर्दू का पुट था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निम्नलिखित पुस्तकें भी लिखी हैं। आलसियों का कीड़ा
राजा भोज का सपना, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, इतिहास तिमिर नाशक, भूगोल हस्तामलक। सितारे हिंदी के पक्ष में थे। इन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की, अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी को उस स्कूली शिक्षा से बाहर कर देते। सितारे हिंद ने हिंदी की रक्षा के लिए महान कार्य किए। ये सर सैयद अहमद खां का बराबर विरोध करते रहे। ईसाई पादरियों ने हिंदी गद्य के विकास के लिए बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कर उसका वितरण कराया। आधुनिक काल में भाव व अभिव्यक्ति के लिए गद्य विकसित हो गया। ब्रज भाषा धीरे धीरे समाप्त हो गई तथा साहित्य खड़ी बोली में रचा जाने लगा। राष्ट्रीयता व स्वाभिमान की इच्छा इस युग में विकसित हो गई। एक ओर व्यक्ति रूढ़ियों व अंधविश्वासों से मुक्त हो रहे थे तो दूसरी ओर राष्ट्रीयता को आत्मसात कर रहे थे। कविता, निबंध, उपन्यास एवं नाटक में यही नवजागरण का स्वर आधुनिक काल के साहित्य में दिखाई देता है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रचनाएं व उनके रचनाकार। भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम। मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम। सुख सागर सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां। 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो ये था हमारा अगला टॉपिक। 1857 की क्रांति से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने की। अंग्रेजी शासन को लगने लगा कि अब भारतीय दास्ता स्वीकार नहीं कर सकते। चारों ओर राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ गई। कविता में राष्ट्रीय देश प्रेम की कविताएं, नाटक इत्यादि रचे गए। अंग्रेजों की पोलें खोली गईं। अंग्रेजी शासन में जो दुर्दशा हुई उसका नाटकों के माध्यम से मंचन हुआ और जागरूकता फैलाई गई। इस प्रकार 1857 की राष्ट्र क्रांति से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पूरे भारत में फैल गई। 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों का विरोध धार्मिक संतों, सूफियों आदि के द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी के उपरांत मूलतः वे धार्मिक तत्व नष्ट तो नहीं हुए किंतु उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। कहीं पर यह यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित एवं प्रेरित होता दृष्टिगत होता है और कहीं पर विशुद्ध भारतीय धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए आंदोलन छेड़ता है। कहीं इन दोनों के बीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण लक्षित होता है। इन विभिन्न नवजागरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए अनेक सामाजिक तत्व सहायक हुए जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने बाबुओं को उत्पन्न करने के साथ साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जन्म दिया, जिससे उन्होंने विज्ञान, दर्शन एवं इतिहास का सर्वेक्षण किया तथा भारतीयों के हित के लिए आंदोलनों का सूत्रपात किया। व्यापारिक नीतियां। अंग्रेजों ने असीम लाभ अर्जित करने हेतु अपनी व्यापारिक दृष्टि केवल भारत तक ही नहीं वरन संपूर्ण यूरोप तक फैलाई थी। भारत के अथाह कच्चे माल का उपयोग करने के लिए तथा इसे विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने एवं उसका वितरण करने हेतु उन्होंने यातायात के साधनों का विकास किया, जिससे समाज सुधारकों को भी आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक सक्रिय संगठन बनाने में सफल हुए। संप्रदायवादी नीति। अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, शूद्र एवं अन्य वर्णों के मध्य सदैव तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे इनमें एकता स्थापित न हो सके, किंतु उनका यह कुचक्र अधिक समय तक नहीं चला। भारतीयों ने सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाकर अन्याय को सहन नहीं किया। इस नीति ने भारतीयों में जागृत को जन्म दिया। अनेक समाज सुधारक संगठन बने। ब्राह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि उसी की देन है। आधुनिक युग के कर्मठ महात्मा गांधी, नेहरू, विनोबा जी आदि महापुरुष उसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में आने से भारतीयों के अंधविश्वास, विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, वर्ण भेद आदि का उन्मूलन हुआ। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति समाज सुधार के
उन्मूलन हुआ। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति समाज सुधार के कार्यों में संलग्न हो गए। मिशनरियों के कार्य, इन मिशनरियों का कार्य एक ओर तो गरीब जनता की सेवा करना था, तो दूसरी ओर अपने धर्म का प्रचार करना एवं अन्य जातियों के व्यक्तियों को ईसाई बनाना था। इस कार्य में इन्होंने अनेक भारतीयों को नौकरियों का प्रलोभन दिया। मिशनरियों की स्वार्थी भावना ने देश में धार्मिक क्रांति उत्पन्न की, जिनका उद्देश्य इन मिशनरियों की निंदा करना था तथा हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना था। प्रेस विकास, प्रेस की उन्नति ने प्रचार कार्य में सहायता प्रदान कर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश में नव जागरण की लहर को जन्म दिया। जन समुदाय क्रांति एवं आंदोलन की गतिविधियों से परिचित होने लगा। प्रेस की उन्नति से नव जागरण के संदेश ने एक सदृढ़ एवं शक्तिशाली जनमत तैयार किया, जिससे नव जागरण का कार्य तीव्र गति से अग्रसर हुआ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सामाजिक कुप्रथाएं एवं सुधार संस्थाएं कौन कौन सी थी, जैसे रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्राह्म समाज, आर्य समाज। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत में असंख्य कुप्रथाएं एवं अंधविश्वासों ने भारतीयों को कूपमंडूक बना रखा था। ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने भारतीय जनता को जागृत करने का कार्य किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज, आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए इन्होंने उपनिषदों का प्रयोग किया और मूर्ति पूजा को धर्म का बाह्य आडंबर माना। जाति प्रथा को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय बताया। उन्होंने विधवा विवाह और स्त्री पुरुष के समान अधिकार का समर्थन किया। प्रार्थना समाज, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसके उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। वे धार्मिक व सामाजिक समस्याओं का तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। वे जाति व्यवस्था को स्वीकार करते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध व यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में संकीर्णता की निंदा की। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी थे तथा उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया। उन्होंने आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना बंबई स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदू धर्म और संस्कृति के उन्नयन हेतु की। पूर्व देश में राष्ट्रीय भावना का संचार करने एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाना चाहिए। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी में किया। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने आर्य समाज का सारा कामकाज हिंदी में प्रारंभ किया। आर्य समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की तथा पत्र पत्रिकाओं, उपदेशों, पुस्तकों, शास्त्रार्थों के अनुवाद हिंदी में किए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही हिंदी गद्य को समृद्ध कर उसे नवीन दिशा प्रदान की। इन सब के अतिरिक्त अंग्रेजी ढंग से स्कूलों की स्थापना व अंग्रेजी शिक्षा से भी समाज को आधुनिक बनाने में मदद मिली। प्रेस, नई अर्थव्यवस्था, यातायात आदि से आधुनिकता को बढ़ावा मिला। औद्योगिकीकरण, संचार साधनों में वृद्धि से भारत को नई गति मिली। सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाएं, ब्रह्म समाज,
राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं और ये 1828 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन संस्थापक हैं, 1867 ईस्वी में यह बना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की 1875 ईस्वी में। तो ये थे कुछ हमारे सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाएं और उन संस्थाओं के संस्थापक भी हमने देखे। तो अब अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अपने जो अगला टॉपिक है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसी कोई सी भी परीक्षा नहीं है जिसमें से इससे संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपके पास अगले टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।